हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द लेबर लॉज प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Whether you are a student or a working professional or simply curious about your rights, this video will surely help you in understanding how the Constitution protects the workers in India. So without much ado, let's get started. सी लेबर लॉज डिज़ाइन किए गए थे ताकि उनके पीछे का जो एम था या मोटिव था वो ये था ताकि वर्कर्स या लेबर्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके, एम्प्लॉयर्स के ऊपर ये प्रेशर हो कि एक सेफ वर्किंग प्लेस, वर्किंग कंडीशंस वो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करें, वर्कर्स को फेयर वेजेस मिल सकें, वर्क प्लेस पे वर्कर्स के लिए इक्वालिटी हो. यही सब कारणों की वजह से डिफरेंट प्रोविजंस लाए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स में. ये सारे के सारे लेबर से रिलेटेड, लेबर राइट्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और आज हम इस वीडियो में यही सब प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से पार्ट्स में कौन कौन से प्रोविजंस मेंशन हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच is all about directive principles of state policy. अभी directive principles of state policy है क्या? ये guidelines हैं for the government to establish just society. मतलब कि एक तरह का गाइडलाइंस गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं आदेश दे रही हैं कि वो एक ऐसी सोसाइटी का गठन कर सके जो कि जस्ट हो. जस्ट का मतलब होता है जहाँ पर फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, ठीक है, इंक्लूडिंग लेबर वेलफेयर. ठीक है, लेबर वेलफेयर्स को भी ध्यान में रखा जाए वहाँ पर. दो दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंडेटरी है कि उनको होना चाहिए, बट दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉर्म अ बेसिस फॉर मैनी लेबर लॉज इन इंडिया. सो कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं? सबसे पहला है आर्टिकल 38 which says state to secure a social order for promotion of welfare of the people. This article mandates the state to strive for securing a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. It directs the state to ensure the welfare of all citizens including workers. Basically आर्टिकल 38 स्टेट को ये कहीं ना कहीं ये राइट देता है कि वो एक सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सके जहाँ पर वो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर की जिम्मेदारी ले सके, उनके वेलफेयर का ध्यान रख सके. वहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब या सिक्योर करने का मतलब है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जहाँ पर जस्टिस दी जा सके अपने सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग, यहाँ पर मैं सिटीजन्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वर्कर्स भी उस टर्म में आ जाएंगे. अब ये जस्टिस सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है. तो ये आर्टिकल 38 कहीं ना कहीं स्टेट को ये निर्देश देता है कि वो ऐसा अपने स्टेट में उनका ज्यूरिसडिक्शन जिस भी एरिया में है, जहाँ तक है, वहाँ पर वो सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सके. सोशल ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है जस्टिस प्रोवाइड कर सके, बी इट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, अपने सिटीजन्स की इंक्लूडिंग दी लेबर्स, इंक्लूडिंग दी वर्कर्स वेलफेयर को इंश्योर कर सके. आर्टिकल 39 क्या बोलता है? आर्टिकल 39 इज ऑल अबाउट सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट. स्टेट को आर्टिकल 39 ये निर्देश देता है, ये डायरेक्ट करता है कि वो कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करे. अब वो पॉलिसीज़ क्या है वो हम देखते हैं. आर्टिकल 39 बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट क्या कहता है कि लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए. स्टेट शैल direct its policies towards securing that citizens, men and women, equally have the right to adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood सबके पास इक्वल होना चाहिए. रोटी, कपड़ा, मकान, ये पाने के लिए जो पैसा चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. बेसिकली सबके पास एटलीस्ट ये बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए. बी क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट रिजल्ट इन अनड्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि
इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हो वेल्थ, ऐसा नहीं हो कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक्सप्लॉयटेशन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 39D क्या बोलता है? देयर हैज़ टू बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसी के साथ हमको एक एक्ट याद आता है विच इज़ द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है उसका मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी, तो उसमें भी यही चीज़ बोली गई है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू गिविंग द सैलरी एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू हायरिंग द एम्प्लॉय। जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उन्होंने जो लेबर लॉज बनाए हैं उसमें अगर वो बोला जा रहा है कि किसी वर्क में मेन को विमेन को अलाउड नहीं है, बच्चों को अलाउड नहीं है, बच्चों को तो वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अडोलसेंस वगैरह को काम करने देते हैं। कुछ कुछ एरियाज़ में जो सीरियस वर्क होते हैं, हजार्डस वर्क होते हैं, वहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन को अलाउड नहीं होता। तो वो अगर केसेस हटा दो, तो नॉर्मल केसेस में जहाँ पर ऐसा कोई प्रोविज़न पहले से मौजूद नहीं है, उसके अलावा एम्प्लॉयर्स को कहीं नहीं राइट दिया गया कि वो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करे वाइल रिक्रूटिंग एंड वाइल पेइंग द सैलरी, इवन वाइल डूइंग द ट्रांसफर्स, प्रमोशंस वगैरह में भी ये चीज़ अलाउड नहीं है। देन वी हैव आर्टिकल 39E। इट सेज द स्टेट शुड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। बट स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि उनके रीजन में जो बच्चे हैं वो एक्सप्लॉइट होने से बचें। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी स्टेट की है दैट दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन हजार्डस कंडीशंस। आर्टिकल 39F says that states should promote welfare of children, include protection from labor exploitation. तो बेसिकली हमारा जो एक तरीके का जो आर्टिकल 39 है वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर की बात करता है, जहाँ पर इक्वल लाइवलीहुड की बात करी गई है, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिकली, ये बात करी गई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने स्टेट, अपने एरिया में जो बच्चे हैं वहाँ पर उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी वो स्टेट की हो। वो देखें, स्टेट ये इंश्योर करें कि एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है बच्चों का, बच्चों को हजार्डस डेंजरस कंडीशंस में काम तो नहीं करवाया जा रहा है, उनका वेलफेयर अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उनको लेबर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके लिए उनको एक्सप्लॉयट तो नहीं किया जा रहा। तो वो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी स्टेट की बनती है। Now comes Article 41. It is right to work, education, public assistance in certain cases. This article directs the state to make effective provisions. ये आर्टिकल स्टेट को ये निर्देश देता है कि वो इफेक्टिव प्रावधान बनाए। किस लिए? ताकि राइट टू वर्क मिल सके लोगों को प्रॉपरली एजुकेशन मिल सके, उनके पास ये राइट हो कि वो एजुकेट हो सके, उनके पास ये राइट हो कि उनको काम मिल सके, कहीं डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पब्लिक असिस्टेंस मिल सके इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी कारणवश उनको वो काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो, उस टाइम पे, उस दौरान उनको स्टेट कुछ ऐसा अमाउंट दे उनके भरण पोषण के लिए। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। बेसिकली ये आर्टिकल क्या करता है? ये आर्टिकल एम करता है एट इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज। Now comes Article 42, provision of just and human conditions of work. This article requires the state to make provisions for securing just and human conditions for work and maternity relief. Maternity relief के दौरान जब एक विमेन को हायर किया जाता है तो विमेन का एक नेचुरल प्रोसेस होता है टू गेट प्रेग्नेंट, कंसीव होती हैं, कंसेप्शन होता है, प्रेगनेंसी होती है। तो उस दौरान अगर वो काम कर रही है सर्टेन पीरियड के लिए, वहाँ पर उनको एक अच्छा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, मेटर्निटी रिलीफ मिले उनको। जो हमारा एक एक्ट है, द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट,
वो कहीं ना कहीं इसी प्रोविज़न को, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए बना है। वर्किंग कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो ह्यूमन हो, इंसानों के काम करने लायक होनी चाहिए, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर वर्कर्स वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वेलफेयर मिलना चाहिए, डिफरेंट मेजर्स रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर वो होने चाहिए। चाहे रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हो, खाने के लिए कैंटीन हो, एक रेस्ट एरियाज़ हो, प्रॉपरली पानी की सुविधा दी गई हो, वॉशरूम की सुविधा दी गई हो, एसी अगर है तो एसी या वेंटिलेशन, हवा, पंखे, कूलर, जो भी आपका जहाँ भी आपका फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, बेसिकली वर्क प्लेस पे सेफ्टी हो, ठीक है। Then comes Article 43, living wages for workers. The state is directed, state को ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि वो लिविंग वेजेस को सिक्योर कर सके, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द वर्कर्स, मतलब कि जो भी वर्कर्स उनके एरिया में काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट जो वेज मिल रहा है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। भाई जो पैसा मिल रहा है अगर उससे वो रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, हल्का सा छोटा मोटा मेडिकल का असिस्टेंस भी नहीं मिल रहा है उनको, तो फिर वो जो पैसा है उसका कोई यूज़ नहीं है। तो जो सैलरी, जो वेजेस मिल रहे हैं वो एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि उनका एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके, दैट हैज़ टू बी अ लिविंग वेज, कल्चरल एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सके, इंक्लूडिंग दी agricultural workers. So this article aims at improving the economic conditions of workers and reducing their exploitation. Article 43A, participation of workers in management of industries. Article 43A जो है ये राइट देता है वर्कर्स को कि वो मैनेजमेंट में अपना एक पार्टिसिपेशन कर सकें, कि मैनेजमेंट में कुछ जो नंबर्स होते हैं वो वर्कर्स के भी होने चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग फेयर हो सके, ट्रांसपेरेंट हो सके, क्योंकि आफ्टर ऑल मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करती है वो होता तो पॉलिसीज़ रूल वर्कर्स के लिए है, तो उनका पार्टिसिपेशन मस्ट होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 43A वर्कर्स को ये राइट देता है। द आर्टिकल एनकरेजेस द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस। 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट के बाद इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 43A को इंक्लूड किया गया था। Article 46, promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section. This article directs the state, ये article state को ये निर्देश देता है कि वो promote करे educational and economic interest of workers in marginalized communities, including SC, ST and other weaker sections of society, to ensure that they are not being exploited in the workplaces. तो जो marginalized society है, चाहे वो scheduled caste हो, scheduled tribes हो और other weaker sections हो, उनके लिए educational and economic interest से related जो भी policies हैं उसको promote करना, उसको introduce करना, ये right किसके पास है? state के पास है। और basically कहीं ना कहीं ये state का एक तरह से duty भी बनती है। नाउ कम्स, अभी हमने पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं, एंड दैट वाज द पार्ट 4। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द फंडामेंटल राइट्स। While directive principles of state policy guide the state in making labor laws, fundamental rights also provide a protective framework for workers. Article 14, equality, right to equality. Right to equality ensures that all individuals, Article 14 हर इंसान को ये राइट देता है, कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। एंड इसके राइट की वजह से ये इंश्योरिटी मिलती है कि हर इंडिविजुअल, चाहे वो वर्कर हो या कोई भी हो, XYZ, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया बेसिकली, शुड बी एंड मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ। कानून के सामने, लॉ के आगे हर कोई इक्वल है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस गारंटीज दैट नो वर्कर कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट
ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन। उनका जेंडर कोई भी हो, उनका कास्ट कोई भी हो, उनका रिलीजन कोई भी हो, उनको कानून के सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दे ऑल स्टैंड इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। Article 13, protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Article 19, 1C grants all the citizens the right to form association, which is crucial for workers. Article 19 हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो अपनी एक संस्था या एसोसिएशन या एक ग्रुप क्रिएट कर सके, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो कोई भी उनका रिलीजन ग्रुप हो, उनका कोई वर्कर्स का कोई ग्रुप हो, ट्रेड यूनियन हो, एनी। तो ये राइट हमको ये आर्टिकल देता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने राइट्स को प्रमोट करने के लिए वो एक एसोसिएशन, एक कमिटी, एक ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं। Article 21, protection of life and personal liberty. This article guarantees the protection of life. ये आर्टिकल हम सिटीजन को प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ गारंटी करता है, पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी गारंटी करता है, ताकि हम डिग्निटी के साथ रह सकें, विच एक्सटेंड्स टू द राइट ऑफ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। इसी राइट को मद्देनज़र रखते हुए एम्प्लॉयर्स को भी कहीं ना कहीं ये मैंडेटरी होता है कि वो उनका जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका जो वर्क प्लेस है, वो ऐसा रखे कि एक सेफ माहौल हो, एक सेफ वर्किंग प्लेस क्रिएट हो सके। इनह्यूमन नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पर एज अ ह्यूमन बीइंग आप जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ पर आप एटलीस्ट काम करने लायक हो। ऐसा ना हो कि वेंटिलेशन नहीं है, आप एक कमरे में जिस कमरे में 20 लोग आते हैं, उस कमरे में 100 लोगों को बिठा के काम करवाया जा रहा है और कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, पानी की नहीं सुविधा है, पंखों की सुविधा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपरली। अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर आपको किट्स, आपको कुछ गेयर्स पहनने की आवश्यकता है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो आपको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, तो ये सब नहीं है। यानी कि ये आर्टिकल 21 आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के तहत ये राइट देता है कि एक हेल्दी और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपको मिले। और अगर नहीं मिल रहा है तो ये जो वर्कर है ये इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकता है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पेनलाइज किया जाएगा। आप में से अगर आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आई हैव अपलोडेड मैनी एक्ट्स वीडियोज़ ऑन लेबर लॉज, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से मेजर्स होते हैं, बीट फैक्ट्री एक्ट, बीट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मिटर्निटी बेनिफिट एक्ट। हमने ऐसे बहुत से एक्ट्स पढ़े हैं जो कहीं ना कहीं ये सारे जो आर्टिकल्स आज हम पढ़ रहे हैं उसी को ध्यान में रख कर वो एक्ट्स बनाए गए हैं, ताकि जो भी प्रोविजंस हैं उनका निर्वहन हो सके, उनको ढंग से कायदे से इम्प्लीमेंट किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। Then we have Article 23, prohibition of traffic in human being and forced labor. मैंने ये वीडियो तो नहीं बनाया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस एक्ट पे वीडियो बनाऊँ, द बॉन्डेड लेबर एक्ट, जो कि अभी तो ख़त्म हो चुका है बॉन्डेड लेबर, लेकिन इस एक नॉलेज के लिए ये एक्ट के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं उसके तहत हम पढ़ते हैं, उस एक्ट को बनाने, ये आर्टिकल और वो एक्ट रिलेटेड है, वहाँ पर भी यही बात हो रही है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स को जो ट्रैफिक किया जाता है एंड फोर्सफुल लेबर्स जो होते हैं, देखिए ह्यूमन बींग ट्रैफिकिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ट्रैफिकिंग बहुत सारे XYZ फैक्टर्स की वजह से होती है, उसको भी रोकने के लिए आर्टिकल 23 है। इट आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे बेगर और फोर्स लेबर, जैसे फीमेल्स हैं, फीमेल्स को, छोटी बच्चियों को, टीनेजर्स को ट्रैफिक किया जाता है एंड उनको बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में वर्किंग उनको काम करवाया जाता है, गलत काम करवाए जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन एंड मैनी अदर थिंग्स। एंड बेगर्स क्या होता है कि बच्चों को उठा के उनके उनके हाथ पैर काट के उनको बेगिंग में भेजा जाता है, फोर्स लेबर करवाया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है। अगर आप एक्चुअली में अभी भी आज के टाइम पे भी, इवन इफ़ हमारे लॉज हैं हमारी कंट्री में, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे, ऐसी बहुत सी इंटीरियर्स में, रिमोट एरियाज़ में इंडिया में अभी भी फैक्ट्रीज़ अवेलेबल हैं, वर्किंग हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी मर्ज़ी के बगैर मजबूरी में
काम कर रहे हैं, बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सबको रोकने के लिए ऑल्दो ये आर्टिकल्स, ये लॉज बनते हैं, बट क्या होता है ना, जब हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे सामने अगर कोई चीज़ हो रही है और हम अगर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा। आई नो कि पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो ये मेक श्योर करे कि ऐसा ना हो, बट एज अ सिटीज़न हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसी गलत चीज़ हो रही है, हम उसको समहाउ रिपोर्ट कर सकें। तो आर्टिकल 23 क्या बताता है, स्टेट को कहीं ना कहीं ये आदेश देता है, निर्देश देता है कि वो ट्रैफिकिंग को रोके, फोर्स लेबर्स को रोके, ताकि ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, ह्यूमन बीइंग को ऐसी जगह पे काम ना करवाया जा सके जो उनके लिए अनफेयर है, उनके लिए इनह्यूमन है। Now we have Article 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है कि बच्चों को बिलो द एज ऑफ 14 फैक्ट्रीज में काम करवाना बिल्कुल मना है, माइंस में काम करवाना बिल्कुल मना है। अगर काम करवाओगे तो आपको सज़ा होगी, पनिशमेंट होगी। एंड फैक्ट्रीज, माइन और जितने भी हजार्डस ऑक्यूपेशन है वहाँ पर काम बिल्कुल ही मना है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो काम करवा सकते हैं। बिलो द एज ऑफ 14 बिल्कुल नहीं करवाना है। नाउ वी हैव फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4A में है। Though these are not enforceable in the court of law, the fundamental duties encourage citizens to contribute to protection of workers' right. तो पहला है आर्टिकल 51AE, ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी। दिस आर्टिकल अर्जेस एवरी सिटीजन टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की स्पिरिट होनी चाहिए सब में, हार्मनी, एक अच्छा, एक पीसफुल माहौल क्रिएट करने की जिम्मेदारी हम सिटीजन्स की बनती है, विच इज़ सिग्निफिकेंट इन इंश्योरिंग अ कोऑपरेटिव वर्क। अगर हम कहीं काम कर रहे हो तो वहाँ पर हारमोनियस कंडीशंस होनी चाहिए, हारमोनियस एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि इंसान ढंग से पीसफुली विद फुल फोकस ऑन वर्क काम कर सके। क्योंकि अगर हारमोनियस माहौल नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इंसान अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन काम में नहीं लगा पाएगा। सो इन ऑर्डर कि ये इंश्योर किया जा सके कि इंसान जो वर्क कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से काम करे, इसलिए उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। अदर रेलिवेंट प्रोविजंस, अब इसके अलावा कौन कौन से प्रोविजंस हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट प्रोविजंस विच आर आर्टिकल 226। हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है, इशू रिट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स including the enforcement of laws. Article 32, the right to approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, including labor rights. So basically Article 32 and Article 226 दोनों ही एक ही चीज़ के लिए हैं, जो कि रिट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम हाई कोर्ट पे वो रिट दायर कर रहे हैं तो हम आर्टिकल 226 के अंडर करेंगे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को मूव कर रहे हैं रिट्स के लिए तो हम आर्टिकल 32 के अंडर करेंगे। अभी रिट्स का जो पूरा टॉपिक है, ये एक बहुत सेपरेट टॉपिक है जिसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आप चाहते हो कि मैं रिट्स का वीडियो एक लेके आऊँ, देन आई विल come up with again another video which will be purely on writs only. अब रिट्स कौन कौन सी होती है ये हम थोड़ा सा बस मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक रिट है हबीस कॉर्पस, देन वी हैव मैंडेमस, देन वी हैव प्रोहिबिशन, देन वी हैव सर्टियोरी, देन वी हैव क्यू वारंटो। एंड ये 5 रिट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिट्स हैं। और कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट जब खतरे में आ जाते हैं ना, तो उस फंडामेंटल राइट्स को दोबारा से सोशल ऑर्डर में लाने के लिए ये रिट्स की जाती हैं। ये रिट कोई भी एज अ कर सकता है, ताकि हम कोर्ट को ये निर्देश दे रहे हैं, बेसिकली हम कोर्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करा है
उनको कोर्ट ऑर्डर दे सके, उनको डायरेक्ट कर सके कि वो उल्लंघन ना करें। तो ये इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये जो 5 रिट्स हैं, सर्टियोरी, क्यू वारंटो, हबीस कॉर्पोरस, प्रोहिबिशन देयर एंड मैंडेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिट्स। उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये मुझे आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये वीडियो लेके आऊँ अपॉन ऑन रिट्स और नॉट। सो विथ दिस आई एंड माई वीडियो। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ था नहीं। लेबर लॉज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उसी के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का एंड ग्रुप है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पर आप मुझसे जो भी क्वेश्चन आए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, बट थोड़ा टाइम लगता है। तो यू कैन रीच आउट टू मी फ्रॉम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, या आप डायरेक्ट कमेंट करोगे तो मैं उसमें भी रिप्लाई दे दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो या अगर आप बोलोगे तो मैं रिट्स का लेके आऊँगी, अगर आप नहीं कुछ बोलोगे तो मैं अपने हिसाब से वीडियो बना के लेके आऊँगी। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन सा होगा। एंड यस, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड विथ मी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक्स और कमेंट्स आपके लिए एक छोटी सी चीज़ है। इट टेक्स माइक्रो सेकेंड टू लाइक अ वीडियो, लेकिन जब आप लोग लाइक करते हो वीडियो तो जो वीडियो बनाता है इतनी मेहनत से उसको बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू एटलीस्ट लाइक माई वीडियो। ओके, सो यस, गुड बाय।